बीमार, मरणशील और अपाहिज के रूप में दिखाया गया है। भारत अपने दुश्मनों को मारने में सफल रहता है, पाकिस्तान में लियारी जैसी चली जाती है। धुरंधर के उस किरदार से जिसमें दिखाया गया है बड़े साहब को, जिसे दाऊद इब्राहिम कहा गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों को अंदाजा जरूर होता है कौन कहां से कैसे काम करता है। भारत में जिस तरीके से डी कंपनी का उदय होता है 80 और 90 के दशक में, ये अपने पैर फैलाते हैं, क्या सिस्टम उनको उखाड़ पाया? जितनी लिस्ट थी उसमें से अधिकतम लोगों को मारने में सफल हुआ। ये नया भारत है, नए भारत की फिलॉसफी अलग है। जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपे थे और जो उनका ड्रग का और बाकी का जो लॉजिस्टिक और कारोबार संभाल रहे थे, उसमें कई दाऊद इब्राहिम की गैंग का, दाऊद इब्राहिम का जिक्र था। 93 के बम ब्लास्ट में आधिकारिक रूप पे दाऊद इन्वॉल्व था। आज हम बात करने जा रहे हैं धुरंधर, एक ऐसा नाम जो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। हमारे पेरेंटल अंकल 60s में FRCS करने लंदन गए थे और FRCS करके डॉक्टर बन के आए। तब से ये शब्द हमारे दिमाग में गूंज रहा था। हालिया में आई फिल्म धुरंधर में एक दो ऐसे सीन दिखाए गए जिस पे कुछ सोचने का, कुछ बात करने का मन हुआ। उस विषय वस्तु पे बात करने के लिए देश के वरिष्ठ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शीला रावल से हम बात करने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक ज़माने में जब न्यूज़ का दौर था तो मैं और शीला एक साथ स्टार न्यूज़ में काम किया करते थे, जो जर्नलिज्म का दौर था। आज का समय जर्नलिज्म है, न्यूज़ गायब है। इस दौर में हम बात करने जा रहे हैं कि वो क्या कंपल्सन था, वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में धुरंधर में उसे बिल्कुल बीमार, मरणशील और अपाहिज के रूप में दिखाया गया है, जिस व्यक्ति के नाम से भारत सरकार घुटनों पर रही और आज तक सरकार कुछ न कर पाई। आधिकारिक तौर पे हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ है, जीवित है, मृत है या उसका स्टेटस क्या है। आधिकारिक पुष्टि किसी भी तरह की आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास नहीं है। जितनी मुँह उतनी बातें। कोई भी बात कोई भी कह सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई समीकरण नहीं है, कोई साधन नहीं है। शीला जी, आपका इस शो में स्वागत है। शुरुआत हम कर रहे हैं धुरंधर के उस किरदार से जिसमें दिखाया गया है बड़े साहब को, जो तत्कालिक रूप से जिसे दाऊद इब्राहिम कहा गया। क्या सच में दाऊद इब्राहिम का सूरत हाल वही है? ऐसा है डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया जितनी मुँह उतनी बातें। मेरा मानना है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को अंदाज़ा ज़रूर होता है कि कौन कहाँ से कैसे काम करता है। पर ये फिल्म है और फिल्म इंस्पायर्ड होती है वास्तविकता से। जब आप इंस्पायर्ड बोलते हो तो उसमें आपको क्रिएटिव लिबर्टी मिलती है। तो इस फिल्म में मैंने देखा कि बाकी सारे लोगों की लिस्ट बनी है एक के बाद एक। हम अपने दुश्मनों को, भारत अपने दुश्मनों को मारने में सफल रहता है, पाकिस्तान में लियारी जैसी जगह जाकर। सिर्फ दो को मेरे अंदाजे से दाऊद इब्राहिम को हम मार ना पाए हैं। हमने फिल्म में उनको ऐसे दिखा दिया कि वो मरणासन है। और दूसरा मेजर इकबाल का कैरेक्टर था जिसको हमने मार दिया, उनको मारने में मेरे ख्याल से वो अभी ज़िंदा है। पर फिल्म है, एक मिशन के साथ बनी हुई फिल्म है और भारत के जो दुश्मन हैं, जो भारत का नुकसान कर चुके हैं, वैसे लोगों को मारने के लिए बनाए, एक संदेश देना चाहते हैं फिल्म के ज़रिए।
तो अपने लिहाज से वो फ़िल्म बिल्कुल सही है कि भारत की स्पाई एजेंसी कितनी मेहनत करती है अपने दुश्मनों को हटाने के लिए, उनको मारने के लिए। और एक बहुत फ़ेवरेट मुहावरा अंदर इस्तेमाल हुआ है कि घर में घुस के मारना। ये बात अलग है कि हमारे घर में बहुत नुकसान करके गए हैं, हमारे घर में घुस के नुकसान किया उन्होंने, पर हम भी उनके घर में घुस के जितनी लिस्ट थी उसमें से अधिकतम लोगों को मारने में सफल रहे। कम से कम फिल्म में तो सफल रहे। शीला जी, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस इशू को हम देखते हैं। भारत में जिस तरीके से डी कंपनी का उदय होता है, 80 और 90 के दशक में ये अपने पैर फैलाते हैं, क्या सिस्टम उनको उखाड़ पाया? आज की तारीख में डी कंपनी का स्टेटस क्या है? कुछ क्या इस तरह की बातें दर्शकों को बता पाएंगी? 2-3 सवाल पूछ लिया आपने। क्या हम डी कंपनी को उखाड़ पाए? अधिकतम तौर से मुंबई में जो 90 के दशक में और 2005-7 तक जो भी गैंग रही है, दाऊद इब्राहिम की हो, डी कंपनी हो या बाकी की गैंग हो, जो गैंग वॉर चलते रहे हैं, मैं बहुत दावे के साथ कहती हूँ कि मुंबई पुलिस उसमें अधिकतम, आप बोल सकती हो कि ऑलमोस्ट 95% सफल रही है इस चीज़ में। गैंग को बिल्कुल अंकुश में लाने के लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करती हूँ कि बिल्कुल आयरन फिस्ट की तरह काम लिया, और जो गैंग वॉर चलते रहे वो चीज़ अब नहीं दिखती। मुंबई 90 के दशक वाली गैंग एक्टिविटी से वो सो दूर है। शीला जी, ये नया भारत है, नए भारत की फिलॉसफी अलग है। क्या आपको लग रहा है कि 93 के बम ब्लास्ट में आधिकारिक रूप पे दाऊद इन्वॉल्व था और उसने क्या इसको स्वीकार किया और देश इसको किस तरीके से लिया? जाहिर है चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम का नाम है और अनीस इब्राहिम का नाम है, टाइगर मेमन ब्रदर्स का नाम है। याकूब मेमन को उस सिलसिले में फांसी भी हो चुकी है। तो डी कंपनी का और दाऊद इब्राहिम का, उसके भाई का ज़रूर नाम है, चार्जशीट में नाम है। उसका मतलब कि जो पुलिस ने और जो हमारी एजेंसियों ने जांच पड़ताल की है, इसमें डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या उन्होंने स्वीकार किया है। कोई गुनहगार स्वीकार नहीं करता कि उसने गुनाह किया है, पर बम धमाके के कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद दाऊद इब्राहिम का इंडिया टुडे से बातचीत हुई थी, और उस बातचीत में उनका दावा था कि वो इसमें क्लीन आना चाहते हैं और उनका पक्ष रखना चाहते हैं, और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। राम जेठमलानी का संपर्क किया था कि वो भारत में आकर या अपनी बात को अपने तरीके से रखना चाह रहे हैं। पिछले 20-25 साल से छोटा शकील मुझे फ़ोन करते रहे हैं किसी न किसी कहानी को लेकर, और हर बार यही बात होती है कि हम अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल में हुआ क्या था। फिर वो किसी बॉलीवुड में बनी हुई फिल्म का जिक्र करते हैं, तो उनका कहना ये है कि धमाके मेमन ने करवाए थे उनकी जानकारी के बगैर। पर सच बात ये है कि अगर आप कुछ मीटिंग करते हो, दुबई में आपने मीटिंग की है, आप लोगों की बात सुन रहे हो, वो जिस एरिया में आते हैं वहाँ कम्युनल राइट्स हुए थे, लोग फरियाद करने गए थे और आपने उस फरियाद को सुनी, तो चश्मदीद है आपने क्या चर्चा की, हथियार कहाँ से मंगवाए गए, हथियार कैसे उतरे, RDX कैसे उतरा। अगर उसमें कहीं आपके डी कंपनी से जुड़ी हुई शिप का नाम है, तो आप कॉन्स्पिरेटर के तरीके से तो ज़रूर उसमें शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। शीला जी, पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है? क्या पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है? अगर है तो आज तक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसको क्यों पकड़ नहीं पाई?
क्या वो पाकिस्तान के लिए एसेट था या एसेट है? बहुत सारे ऐसे जो हम पर हमले हुए हैं और जिसमें डी कंपनी का नाम आया है, मुंबई के धमाके हो 26/11 तक की बात कर रही हूँ कि जब जब डी कंपनी का नाम आता है तो साथ में आईएसआई का नाम जुड़ा रहता है। कि जितने लॉजिस्टिक होते हैं उसमें आईएसआई का पीछे हाथ दिखता ही रहा है। आ, आपने पूछा क्या दाऊद इब्राहिम अभी पाकिस्तान में है? मेरे सूत्र बताते हैं कि अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, ना वो दुबई में है। जिंदा है तो ज़रूर कहीं छुप रहे हैं, ऐसे देश में छुप रहे हैं जहाँ तक भारत की एजेंसी या कुछ वेस्टर्न एजेंसी भी उनको ढूंढ रही है। अब आईएसआई को आईएसआई बनाने वाला, आईएसआई को और बल देने वाली कुछ पाकिस्तान में कार्यरत रही अभी तक जो विदेशी एजेंसियां हैं, मैं सुनती आ रही हूँ कि वो विदेशी कंपनियां भी आईएसआई को इनडायरेक्टली बल देती रही है। मुझे नहीं लगता आईएसआई की इतनी हैसियत है कि वो विदेशों में इतने डीप जाकर डिसरप्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑपरेटर्स पकड़े गए हैं उसमें आईएसआई का बिल्कुल रोल सामने दिख रहा है। शीला जी, दाऊद एक सिर्फ क्रिमिनल है या एक जियो पॉलिटिकल मोहरा है? आपको लग रहा है कि इस तरह की बातें कही गई हैं कि क्या शायद वो देश का, भारत का एजेंट के रूप में उसको वहाँ रखा गया है, जिसकी वजह से सरकार कुछ कर नहीं पाती है? नेताओं के लिंक गह बिगह आते रहे हैं उसके साथ, तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो क्या एक जियो पॉलिटिकल मोहरा है या मात्र एक क्रिमिनल है? यूएन नोटिफाइड आतंकवादी है। मुंबई में 93 के बम धमाके हुए, उसके बाद में बतौर आतंकवादी दाऊद को करार कर दिया है और यूएन नोटिफाइड भी। आपने पूछा मोहरा है। जब किसी बहुत बड़े फॉरेन मैगजीन, फॉर्चून जैसे मैगजीन में 2011 में जब आप पूरी दुनिया की क्रिमिनल गैंग को लिस्ट करते हो, उसमें डी कंपनी का जिक्र है, उसमें दाऊद इब्राहिम का जिक्र है, उसका मतलब कि वो इंटरनेशनल गैंग बनी रही है, मल्टीनेशनल क्रिमिनल एम्पायर कहा जाता है। तो मैंने जितना काम किया है बतौर पत्रकार, तो मुझे लगता है कोई आइसोलेशन में कोई काम नहीं होता है। नेक्सस होती है, या तो इंटरनल है या तो एक्सटर्नल है। बिना नेक्सस, बिना आप सपोर्ट के या ऐसी क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो जब आप मल्टीनेशनल क्रिमिनल के तौर पे यूएन में नोटिफाइड है, फॉर्चून आपका नाम लिख रहा है, तो ये बात मानने को बिल्कुल कारण है कि विदेशी कुछ एजेंसियां भारत में जब लिवरेज उनको चाहिए होता है तो ऐसे आउटलॉस का इस्तेमाल करती रही है। ये पैटर्न बहुत बार दिख चुका है, अभी तक दिखता आ रहा है। तो ये मानने का पूरा कारण है कि जो मल्टीनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं उनको सह देने वाली फॉरेन एजेंसियां जो पावरफुल गिनी जाती है, वो बिल्कुल क्लैंडस्टाइन तरीके से उनको सपोर्ट करती रही है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, पूर्व CIA के किसी बड़े अफसर ने लिखी थी। तो उस किताब में जिक्र था कि जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपे थे और जो उनका ड्रग का और बाकी का जो लॉजिस्टिक और कारोबार संभाल रहे थे, उसमें कई दाऊद इब्राहिम की गैंग का, दाऊद इब्राहिम का जिक्र था। तो मैं आपको कह रही हूँ कि CIA जैसी एजेंसी है, MI6, दाऊद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे? लंदन में पढ़ रहे थे। तो हमने उस पर रेड कॉर्नर लगाई हुई है। तो क्या लंदन की MI6, लंदन की एजेंसी को नहीं पता है कि दाऊद के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं? तो दाऊद कहाँ है? ये मानने का बिल्कुल कारण है कि वैसी सक्षम एजेंसियाँ अपना ध्यान कहीं और लगा देती है। शीला जी,
भारतीय धुरंधरों ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है पाकिस्तान को, और मारते रहे हैं। तरह तरह के ऑपरेशन भारत की तरफ से किए गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन में भारत के न्याय संहिता में, भारत के जस्टिस के सामने कभी दाऊद को पेश किया जा सकता है? अगर भारत सही में संजीदगी दिखाए तो अनेक सोर्स हैं जिससे दाऊद के बारे में पता लग सकता है। जावेद मियांदार हैं भारत में, भारत के राजदूत वहाँ पे होते हैं, किसी न किसी तरीके से पता लग सकता है। कोई सवाल टेढ़ी वो नहीं खीर नहीं है। सवाल वो नहीं है। आप मैं कहती आई हूँ और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जिस दूरी पे अब तक डी कंपनी ने, दाऊद इब्राहिम ने काम किया है, कुछ साल पहले उन्होंने दूरी बदल दी है। तो आपको अगर रशिया, चीन, ईरान की दूरी पर दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी नज़र आती है तो ये मानने का पूरा कारण है कि वेस्टर्न एजेंसी और भारतीय एजेंसी दोनों मिलकर दाऊद इब्राहिम को ढूंढ रहे हैं। आपने कहा कि क्या उनको भारतीय जुडिशरी के सामने, न्यायपालिका के सामने खड़ा किया जा सकता है। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। तो छोटा शकील ने एक पेशकश मेरे ज़रिए की थी, फिर मैंने भारतीय एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों को और कुछ पॉलिटिशियन को, जिनका जो निर्णय लेने में सक्षम है, वैसे लोगों को ये बात कही थी। मेरे जितने भी ओवरसीज़ फ़ोन आए हैं या मैंने जब कभी भी गैंगस्टर के साथ बात की है, तो ये मानने का पूरा कारण है कि वो कॉल के बारे में एजेंसियों को और पुलिस को पता होगा। हालांकि ये बातचीत होने के बाद में उन्होंने शर्ती बोला था कि हम आना चाहते हैं, 6 महीने में अगर केस निपट जाता है तो हम ज़रूर आएंगे और हम कानून को फेस करेंगे। पर जो जवाब अब तक रहा है वो एक ही जवाब है कि जब आप आउटलॉज हो जाते हैं, हिंदुस्तान के टेररिस्ट गिने जाते हो, तो आप शर्ती भारतीय न्याय संहिता के सामने अपनी एंट्री नहीं लगा सकते। आप आए, आप न्याय को फेस कीजिए। और मुझे लगता है ये बात तब ख़त्म हो गई जब याकूब मेमन को फांसी हो गई। तो मुझे लगता है जो उम्मीद डी कंपनी को रही थी कि कभी हम जाकर अपने आप का पक्ष रखेंगे भारतीय कानून के सामने, वो आशा पे पानी फिर गया जिस दिन याकूब मेमन को फांसी हुई। शीला जी, भविष्य में आपसे पुनः मैं बात करूंगा। जैसे सरकारी एजेंसियां कुछ इस मसले पे आगे बढ़ती हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद। ये हैं शीला रावल, वरिष्ठ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। आपका बात करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। My pleasure.